नमस्कार। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अर्पित सुमन करो, तीर्थ भूमि है अंडमान, सब मिलकर नमन करो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ये पावन भूमि आज स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक तीर्थ स्थल बन चुकी है। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हजारों क्रांतिकारियों ने इन द्वीपों में सेलुलर जेल में कारावास झेला, अंग्रेजों की यातनाएं सही और कुछ क्रांतिकारी अपने प्राणों की आहुति देकर शहीद हो गए। उन सभी वीर क्रांतिकारियों को हमारा शत शत नमन। किंतु कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी रहे जिनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं है, जिन्हें कोई नहीं जानता। कौन थे वे लोग, क्या थी उनकी कहानी? आइए इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री मुकेश्वर लाल जी, जो कि हमारे द्वीपों के जाने माने इतिहासकार हैं और काला पानी म्यूजियम है उनके फाउंडर हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रशीदा इकबाल जी, जानी मानी लेखिका हैं और उन्होंने लगभग 2 दशक से भी अधिक समय तक सेलुलर जेल में अपनी सेवाएं प्रदान की है। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। रशीदा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 1857 और अंडमान जी, इनका क्या संबंध रहा है आपस में? कि हम 1857 और अंडमान पे आए तो डायरेक्ट यहाँ से शुरू करने की बजाय देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अनंत काल से है और इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ये ऐसी जगह पे है कि जहाँ पर बरसों से, सेंचुरी से यहाँ पे जो भी शिप्स गुजरा करते थे, जो चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हो या उससे पहले के हो, ये हमेशा ये द्वीप जो है बहुत शुरू से ही ये हमेशा वॉयजर्स, ट्रैवलर्स, जो भी यहाँ से एक्सप्लोरर्स गुजरा करते थे, उनकी नज़र में ये आता रहा था जी। और कभी किसी ने, हाँ ये बात ज़रूर थी कि यहाँ जो हमारे अबॉरिजिन्स जो रहते थे उनको लोगों ने, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, तो इसलिए अजीब अजीब से नाम बुलाते थे। तो हमारी अंडमान निकोबार की इस मिट्टी को भी वो किसी ने कभी अगमाते का नाम दिया, किसी ने कभी अंगमानियन का नाम दिया। वो सब इसलिए दिया ये सारे नाम क्योंकि वो इस भूमि से से अनजान थे, कभी यहाँ पे उतरे नहीं, वो कभी ऐसा मौका नहीं लगा कि यहाँ उतरते और यहाँ सर्वे करते, कुछ करते। तो ये जो भी वॉयजर्स, जो भी ट्रैवलर्स यहाँ सामने से गुजरे हैं और दूर दूर से देखा उन्होंने, उनको लगा कि कोई यहाँ ऐसे आदिम जनजाति के लोग हैं जिनके पूंछे हैं, तो पूंछ रखते हैं, पूंछ है उनकी, तो ऐसे में उन्होंने उनको कुछ कुछ अलग अलग से नाम दे दिया। तो ये सब चलता रहा, ये बिल्कुल भ्रांतियाँ सब फैलती रही। फिर धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, कुछ नए एक्सप्लोरर्स और ये सब आते गए, तो जानकारी में हमेशा वृद्धि होती गई। कुछ कुछ नाम उसमें लोकप्रिय रहा है, जैसा मार्को पोलो जी, इस तरह के लोग वगैरह, ट्रेवलर्स, फ्रायर ओडोरिक, ये सब बहुत ही अलग अलग सेंचुरी, पिछले 2 मतलब 1500, 1600, 1700 के वर्ष काल में ये लोग अलग अलग समय पर आते रहे और उन्होंने विभिन्न नामों से अपने रिपोर्ट में, अपने कहानियों में इसको, इन आइलैंड्स को नाम दिया। लेकिन उसके बाद में जो एक, अगर सही मुद्दे पे आए तो उस पर बोल सकते हैं कि जब इसको 1788 में जब प्रॉपरली सर्वे किया गया इन आइलैंड्स को और फिर पहली बंदी बस्ती बसाई गई 1789 से लेकर 1796 तक, और बाद में इसको 6 सालों के बाद में ये बिल्कुल बंद कर दिया गया। उसके बारे में बताइए कि पहले बस्ती कैसी बसाई गई, कौन थे, कौन लोग थे? ये तो एक तरह से अंग्रेजों ने, जब तब तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से उन्होंने पूरे देश को अपने अधिकारों में ले लिया था, अपने हमारा ट्रेड सब अपने हाथों में कर लिया था। तो ऐसे में उन्होंने ये उनको, जब यहाँ से उनके शिप्स गुजरा करते थे साउथ ईस्ट एशिया को ट्रेडिंग के दौरान, तो ऐसे में उनके जब भी शिप उनके समुद्र में फंस जाते थे तो हवा तूफान में या किसी और, तो उनको रिफ्यूज लेने की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में उनको असुविधा होती थी क्योंकि यहाँ पे रिफ्यूलिंग की कोई व्यवस्था
व्यवस्था नहीं थी, और जो हमारे जनजाति भाई थे वो उनको मार देते थे आउटसाइडर समझ के। तो ऐसे में ये रिपोर्टिंग वो बराबर अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को किया करते थे। अंग्रेज़ों को तब लगने लगा कि अब यहाँ पे हाई टाइम है, इतने सारे लोग हमारे रास्ते में मारे जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे कुछ बंदी उपनिवेश, एक बंदी बस्ती होनी चाहिए। तो उन्होंने करीब 500 लोगों को बर्मा से और कलकत्ता से भेजा, और ये ज़्यादातर लोग मतलब लेबर वर्कर्स थे, तो ऐसे लोगों को वहाँ से भेजा। और कि कौन से ईयर की बात थी? ये 1789 की बात है। 89 जी। 1789। तो 1789 में उनको लाया गया और 500 लोगों को लेफ्टिनेंट आर्चीबाल्ड ब्लेयर वगैरह लेकर आए उनको, और ये सेटलमेंट 1796 तक कभी यहाँ तो कभी एरियल बे, वो डिगलीपुर में नॉर्थ जो हार्बर था, तो वहाँ पे बाद में शिफ्ट किया गया। तो ये चलता रहा था, और इसके बीच में उतार चढ़ाव आते रहे, काफ़ी आते रहे उतार चढ़ाव। और मुकेश्वर लाल जी, एक प्रश्न मेरे दिमाग में रहा है, ये पोर्ट कॉर्नवालिस नाम दिया गया था इन द्वीपों को? पोर्ट कॉर्नवालिस जो नाम है वो असल में क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका राज्य था हिंदुस्तान, खासकर बंगाल जो है उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का कैपिटल हुआ करता था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अ गवर्नर जनरल उस समय के, और उन्हीं के समय में जो है ये फैसला हुआ कि ये अंडमान द्वीप समूह जो है उसका सर्वे किया जाए और वहाँ एक छोटी बस्ती बसे। क्योंकि उस जमाने में क्या था कि जहाज़ें जो है केवल ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही नहीं, मतलब और देशों के भी जहाज जब यहाँ से गुजरते थे, जैसे अभी मलाका स्ट्रेट है जहाँ से सारे जहाज़ें गुजरते, उसी तरह यहाँ से जब ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया जाता था जहाज यहाँ से, तो यहाँ पे मलाया, ये जो स्टेट्स है ना, ये जो मलेशिया वगैरह ये सब, तो वहाँ के जो माले पायरेट्स होते थे, समुद्री लुटेरे, वो काफ़ी जहाज़ों को लूटते थे। अच्छा। और पायरेसी होता था। उसके अलावा वो यहाँ आकर के यहाँ के आदिवासियों को ले जाते थे, स्लेव ट्रेडिंग करते थे। और फिर जो मौसम जब खराब होता है, साइक्लोनिक होता है, तो जहाज़ें जो है यहाँ किनारे पे टकरा जाती या फेंक दिए जाते, तो काफ़ी नुकसान होता था। और उसके अलावा क्योंकि देखिए स्पेनिश और पोर्तुगीज़ इन्होंने कॉलोनियल जो हिस्ट्री शुरू किया था, इंपीरियलिस्ट फ्रांस और ईस्ट ब्रिटिश तो बाद में आए, तो ये था कि दूसरे कॉलोनियल नेशन का यहाँ कब्जा ना कर ले, तो वो चाहते थे कि ये उनके कब्जे में रहे। तो उन्होंने फिर जो है ये अपने एक सर्वेयर जो आर्चीबाल्ड ब्लेयर थे और उनके साथ R.H. कोलब्रुक, उनको भेजा सर्वे करने के लिए, और एक मुनासिब सही जगह चुने जहाँ पर एक सेटलमेंट हो जाए और सेफ हार्बर, बंदरगाह जहाँ पे जहाज़ सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि वैसे भी जो हिंदुस्तान में उनका रिवर और वो था बंगाल से ना, तो उनको जहाज़ रखने के लिए भी सुरक्षित जगह चाहिए थी। तो फिर अंडमान का सर्वे हुआ। हालांकि इसका सर्वे रिची जो है उसने पहले कर चुके थे 1771 समवेयर, ओके। और वो जो है अंडमान का जो ये आर्चिपेलागो है, नील हैवलॉक आइलैंड, ये एक आर्चिपेलागो है, तो उसका वो सर्वे किया, इसीलिए उसको रिचीज आर्चिपेलागो का नाम दिया गया। फिर ये इन्होंने सर्वे किया, ब्लेयर ने और कोलब्रुक ने काफ़ी रिपोर्ट डिटेल में लिखा है, ब्लेयर ने अपना सर्वे रिपोर्ट अच्छा दिया है। तो वो सिर्फ लोकेशन ही नहीं होता था उस वक्त, यहाँ से रिसोर्सेज भी क्या मिलेंगे, उनको फ़ायदा देखना है, ओके। तो वो सब का भी अध्ययन काफ़ी किया गया। उसके बाद ये हो गया कि भाई चाटम आइलैंड जो उसने देखा था, जिसका नाम शुरुआत में मार्क आइलैंड लग दिया था, ठीक है। फिर चाटम, क्योंकि वो ब्लेयर जो है वो चाटम एक जगह थी वहाँ ब्रिटेन में, वहाँ से आया था, तो उसी के नाम से वो चाटम आइलैंड हो गया और वहाँ पे बस्ती बस गई। अब बस्ती बसाने के लिए जैसा रशीदा इकबाल जी ने बताया कि 550 करीब बंगाल से परिवार आए, क्योंकि बंगाल में उनका शासन था, तो वहीं से भेजा। लेकिन वो जो परिवार आए, वो जंगल साफ करना, ये आदिकाल का जंगल, उसको साफ करना, तो फिर बर्मा से कुछ कैदियों को 180-70 के करीब जो है कुछ कैदियों को भेजा गया जंगल साफ कर।
फिर सेटलमेंट हो गया, जी अच्छा भला था। लेकिन अब जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उनके जो छोटे भाई थे, जी ही वॉज द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश नेवी। अच्छा उनको जब ये पता चली तो उन्होंने सजेस्ट किया, हालांकि वो भी आए थे यहाँ पे, जी और उन्होंने देखा कि नॉर्थ अंडमान का जो हार्बर है, बंदरगाह, वो बड़ा है जी और सेफर भी है। प्लस उनको लगा कि वो रंगून से, बर्मा से और कलकत्ता से भी नजदीक है, तो उनके सजेशन पे इसको शिफ्ट कर दिया गया जी नॉर्थ एंड नॉर्थ अंडमान में। तो सारे के सारे लोग वहां चले गए। यहाँ जो बंदरगाह था उसका नाम पोर्ट कॉर्नवालिस रखा जी गया था, लेकिन क्योंकि इस वक्त उसको शिफ्ट कर दिए तो वो नाम भी वहां शिफ्ट हो गया। अच्छा अच्छा और उसको कहा गया कि पोर्ट कॉर्नवालिस, जो आज भी है। जी ओके, और ये रह गया ओल्ड हार्बर। नहीं, ये ओल्ड हार्बर के नाम से मतलब रह गया। हम्म। वो तो जब रेफरेंस होता तभी कहा जाता कि वो ओल्ड हार्बर। ये पहला सेटलमेंट जो था कितने दिन का रहा होगा? एक करीब 3 साल। अच्छा 3 साल तो चाटम में था। हाँ, अच्छा ठीक है, तो उसके बाद वो शिफ्ट हो गए वहां पे। हम्म। तो 1796 तक जो है वो वहां पर रहा, क्योंकि काफी लोग, और डॉक्टर जो था इंचार्ज सेटलमेंट का वो भी मर गया। काफी बीमारियां होने लगी, मार्शी एरिया था। हाँ, तो मच्छर, तरह तरह के इंसेक्ट्स वगैरह, तो लोग मरने लगे, मोर्टालिटी रेट बढ़ गया, काफी लोग बढ़ गए, आबादी घट गई, नुकसान, फायदा कुछ नहीं, नुकसान हो रहा था। तब ये डिसीजन हुआ कि भाई यहाँ से इसको वाइंड अप करो। तो 1796 में इसको जो है पैकअप कर दिया गया। और फिर यहाँ एक्सेशन जो हुआ था तो उसके नाम पे एक थोड़ा ऑक्यूपाई करके रखा था इन्होंने। एक समय समय पे एक जहाज रख देते अच्छा थे, अच्छा आते रहते। टोटली छोड़ा नहीं था, लेकिन सेटलमेंट हटा दिया। कि नहीं, बाद में मतलब कैसे फिर यहाँ पे उनको ये लग रहा था कि दोबारा से सेटलमेंट का हाँ, ये योजना बनी? उनको अंग्रेजों को ये लग रहा था कि हम चले जाएं तो ऐसा ना हो कि कोई और हाँ, क्योंकि एक बार यूरोपियन एक चीज- कंट्री आ हाँ। जाए, इंपीरियलिस्ट ऐसा होता है ना कि जब उनको पता चल गया तो और भी देश के जो लोग थे जिनकी जहाजें यहाँ से गुजरती, वो भी तो ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने बंदरगाह अपना कर लिया तो उनको शेल्टर नहीं देंगे। उनको भी ये पानी वगैरह जो होता है ना, जब जर्नी में निकलते हैं सफर में, तो उनको जहाज में पानी खत्म हो गया तो जहाँ जमीन दिखा, लैंड, तो वहां से रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेते फर्दर जर्नी के लिए। तो वो चलता रहा। इसके बाद ये हुआ कि जब यहाँ से वाइंड अप कर दिया, एक ही जहाज छोड़ दिया अपना, समय समय पे रंगून से या यहाँ कलकत्ते से एक जहाज आके रुक गया कर। तो ये हुआ कि फिर 62 साल तक, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक अपना राज्य जो फैला एक्सपैंड कर रहा था, एक्सपैंड कर रहा था, जिसके दौरान काफी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हुए, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और ये सब आया। ठीक है, तो वहाँ पे भी हिंदुस्तान में जो है विद्रोह शुरू हो गया। जो प्रिंसली स्टेट थे, झांसी और दूसरे जो स्टेट थे, वो अपना कानपुर वगैरह अपना देने को तैयार नहीं थे, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ये सब थे। उनसे बगावत उनका चलता रहा, लेकिन वो अपने प्रिंसली स्टेट को लेकर के था। और उसी कारण से उनमें यूनिटी भी हुआ, क्योंकि जो सब्सिडरी अलायंस साथ में होता था, जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो ये था कि भाई आपका जो बायोलॉजिकल बच्चा अगर नहीं है, हाँ, वही तो उसको लीगल हेयर नहीं माना जाएगा। ही विल नॉट बी अ किंग ऑफ दैट या प्रिंस, ही विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ रूलर। और उनके बाद वो पूरी जमीन, वो जो भी है, नहीं, वो फिर वो ले लेते हाँ, हैं, वो जबरदस्ती, पूरा आप इनका मानो या ना मानो, जबरदस्ती उसमें। और फिर सब्सिडरी अलायंस करते थे, जिसमें ये था कि भाई अब हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपको हमारा प्रोटेक्शन लेना होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो खतरा है, बाहर से कोई बगावत का अटैक करता है तो हम उसको आपके लिए उससे सुरक्षा प्रदान करेंगे। अंदर कोई बगावत हुआ तो उसमें हम आपको देंगे। आप अपना फौज नहीं रखोगे, हमारा फौज रहेगा। हमारे फौज का खर्चा आप हमारा एक बंदा वहां रहेगा जो आपको गाइड करेगा, कैसे रूल करना, शासन कैसे करना। तो वो पूरा ये चीज बर्दाश्त नहीं था। तो ये जितने थे, ये कारण था जो बगावत, जो हम जिसको म्यूटनी बोलते हैं, बैरकपुर से हालांकि हुआ। मंगल पांडे ने शुरुआत की वो एनफील्ड राइफल को लेकर के, लेकिन शुरुआत ये जितने सतारा ये और जितने और स्टेट्स थे,
पंजाब और दूसरे जगह जहाँ पर भी अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अपना कब्जा कर लिया था और करने की वो विद्रोह वहाँ चलता रहा। रानी झांसी तो कभी नहीं मानी, वो तो अंत तक लड़ी, 1858 तक लड़ी। बिल्कुल। जून में जब वो मरी, जून में फिर क्राउन का रूल शुरू हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गया। बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है। तो ये मतलब अंडमान जो कैसे आता है, देखिए अब इसी दौरान होता ये है कि यहाँ काफी तूफानों में काफी जहाजें रुनीमेड, ब्रिटॉन 1844 में ये दो बड़े जहाज ट्रूपर्स जिसमें मतलब फौज लाद के भेजते थे दूसरे जगह, ऑस्ट्रेलिया इधर उधर, वो दो तूफान में फंस करके यहाँ दो आइलैंड्स में फंस गए। अच्छा। ये जो हमारे आइलैंड है आपके जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, इस इलाके हैवलॉक के पास। हाँ। तो फिर और एक शिप हुआ, इसके बाद एमिली, फ्लाइंग फिश, ये सब। तो फिर अंग्रेजों को लगा भाई हमारा जो बंदरगाह वहाँ पर था, क्योंकि फिर वो जो फौज या जहाज यहाँ फंस जाती थी उनको बचाने के लिए फिर फौज को भेजना पड़ता था। तो उन्होंने सोचा अब दोबारा से यहाँ कब्जा किया जाए। तो उनका गवर्निंग काउंसिल होता है जी, उसमें ये चल रहा था जी, पॉलिसी डिसीजन लिया जा रहा था कि अंडमान में वापस एक बस्ती बसाई जाए। अच्छा। ठीक है। क्योंकि इससे पहले जैसा इन्होंने बताया बैंकोलेन सुमात्रा में, जिसमें फोर्ट मालब्रो जहां पेनल सेटलमेंट पहला हुआ था, फर्स्ट, उसके बाद तो फिर पेनांग, सिंगापुर, मलाक्का, तेनासिरम, सिंगापुर, ये सारे जगह में पेनल सेटलमेंट्स होते थे। ये एक्चुअल में पेनल सेटलमेंट जो है उसको कॉन्विक्ट सेटलमेंट कहा जाए, क्योंकि कैदी को लेबर के तौर पे सेटलमेंट के लिए यूज करते थे। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया तक हमारे जो फर्स्ट सेटलमेंट से 10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का कब्जा किया उन्होंने। 1778 ऑस्ट्रेलिया वॉज सर्वेड एंड सेटल्ड। तो इसी तरह हम अंग्रेजों ने अब कॉलोनियल रूलिंग स्टार्ट हो गया पूरे विश्व में। तो फिर हिंदुस्तान का जो ये है कि अंडमान बिकेम द फर्स्ट पीनल कॉलोनी और बाकी जितने पीनल कॉलोनीज थे उसको बंद कर दिया। अच्छा। तो टोटल पीनल कॉलोनी में हमारे फ्रीडम फाइटर्स तो आए, उसके अलावा और भी डकाइट्स, रॉबर्स, क्रिमिनल्स, मर्डरर्स, ये जो होते थे कैदी, उनको भी भेजा जाने लगा बाद में। तो टोटल 83,000, रफली अबाउट 83,000 कॉन्विक्ट्स वर सेंट टू अंडमान, जिसमें कम से कम 20 से 25 हजार से ज्यादा तो फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे। क्योंकि शुरुआत में जो है जब ये 200 क्रांतिकारी हमारे यहाँ आए, बैरकपुर में जो विद्रोह हुआ मंगल पांडे का एनफील्ड राइफल को लेकर के, तो उसको क्रश करने के लिए उसको तो फांसी दे दी गई अप्रैल में। 6 अप्रैल था शायद। 6 अप्रैल को अरेस्ट किया, उसका जजमेंट हुआ, 8 को उसको फांसी दे दी। वो मेरठ में वो खबर फैल गई। एनफील्ड राइफल वहां भी रिफ्यूज कर दिए। करीब 45 ट्रूप जो थे रेजिमेंट के सैनिक, नेटिव सैनिक, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया जी। फिर वो धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में पूरा फैल गया। हर जगह जितने फौजी छावनी हुआ करते थे सब ने रिवोल्ट किया कि ये, क्योंकि फोर्ट विलियम्स में जो है ये कार्ट्रिज बनता था, कलकत्ता का फोर्ट विलियम में एनफील्ड राइफल का। वहां से ये खबर मिली कि फैट गाय और सुअर का चर्बी लगाया जा रहा है। तो पहले तो गाय का हुआ, बाद में ये हुआ कि भाई जब गाय का है तो सुअर का भी होगा। तो जितने भी फौज में मुस्लिम और हिंदू थे उन्होंने विद्रोह किया था। अब वहां से शुरू होता है हिंदुस्तान से बगावत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आपका सब्सिडरी अलायंस का कारण, मंगल पांडे का विद्रोह, मेरठ छावनी का विद्रोह, ये सब मिलकर के इट बिकेम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसके बारे में जो सही माने में जो बताया हमें कि जो म्यूटनी जिसको अंग्रेज कहते थे, रिवोल्ट, बगावत, सैनिक विद्रोह, उसको वीर सावरकर ने 1909 में साथ में सेलिब्रेट किया। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया लंदन में, और फिर उसका किताब लिखा। वो स्मगल हुआ, सब कुछ हुआ, वो किताब की अलग कहानी है।
और यहाँ फिर अंडमान का इतिहास शुरू होता है 1857 के क्रांति से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? वीर विनायक दामोदर सावरकर, जिनको बाद में जब सजा हुई तो 1911 में वो भी सेलुलर जेल। रसीदा जी, ये जो पहला जो हमारा जो क्रांतिकारियों का दल जो आया था, ये कब आया था और इसमें कौन लोग थे? जैसे अभी मुकेश्वर लाल जी ने बड़े विस्तार पूर्वक आपको बताया, ये करीब 4 मार्च को चला था एक दस्ता, एक 200 स्वतंत्रता सेनानियों का दस्ता चला था और यहाँ पे 10 मार्च को पहुंचा था। तो कोलकाता से? कोलकाता से। तो जैसे चाथम आइलैंड में आज भी वहाँ आप देख सकते हैं कि एक मेमोरियल है, चाथम मेमोरियल, जहाँ हर बार हम 10 मार्च को अपनी श्रद्धांजलि अभिव्यक्त करते हैं वहाँ जाकर। और वो 200 स्वतंत्रता सेनानियों का जत्था, वो एक तरह से पहला जत्था था जिसने अंडमान में एक नई समाज की बुनियाद डाली। और इसके बाद तो फिर ये सिलसिला चलता रहा। आगे आने वाले वर्षों में बहुत सारे जहाज और आए और बहुत सारे और हमारे फ्रीडम फाइटर्स को और बाकी दूसरे लोगों को और लेकर लाया जाता रहा। तो इसमें ये बताया जाता है कि जो भी मेडिकली एक तो फिट थे और 18 से 40 साल की उम्र के थे, ऐसे लोगों को चुन चुन कर अंग्रेजों ने अंडमान भेजा। इसमें फ्रीडम फाइटर्स भी थे और आम क्रिमिनल कन्विक्ट्स भी थे, तो उनको भी अंडमान भेजा गया। तो आप सोचिए, जैसे ये जो अंग्रेजों ने यहाँ जो अपनी अंडमान कमेटी भेजी थी इससे पहले, जब 1857 की पहली आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद उन्होंने दिसंबर में अंडमान में कमेटी भेज दी और वो उस कमेटी के चेयरमैन थे फ्रेडरिक जॉन माउथ, डॉक्टर FJ माउथ। तो उन्होंने अपना सर्वे करके उनको ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप जाइए और अंडमान को सर्वे कीजिए और देखिए कि अंडमान अभी फ्रीडम फाइटर्स और क्रिमिनल कॉन्विक्ट्स को लेने के लिए तैयार है कि नहीं। तो वो जब माउथ इधर आए, उन्होंने कहा कि आज से 62 साल और इतने साल पहले जो ब्लेयर ने जो किया था, वो सर्वे आज भी बिल्कुल सटीक बैठता है, आप वो बिल्कुल तैयार है अंडमान। और इस तरह से उनकी रिपोर्ट पर, फिर उनके रिकमेंडेशन पर अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको मान लिया, उसके रिकमेंडेशंस को। और 22 जनवरी को उन्होंने यहाँ पे अपना झंडा फहराकर एक तरह से फॉर्मली ऑक्युपाई कर लिया अंडमान निकोबार को। अच्छा। 22 जनवरी 1858 को। तो और उसको बुलाया गया कैप्टन मान को और उससे बोला गया कि इसको फॉर्मल पोजीशन लेने के लिए। और फिर मान को ये भी बताया गया कि यहाँ पे जो भी फ्रीडम फाइटर आने वाले दिनों में आएंगे, जो बंदे आएंगे, उनको आप मतलब जो ड्राई राशन और जो भी उनके लिए बंदोबस्त करना। लेकिन आप देखिए 10 मार्च को जब यहाँ जत्था पहुंचा, तो 10 मार्च जत्था पहुंचने के बाद 10 दिनों के बाद कैप्टन मान यहाँ आते हैं। लेकिन उनके साथ तो वॉकर, JP वॉकर, जेम्स पैटिसन वॉकर जो आते हैं, वो आते हैं और बाकी कुछ और दस्ता आता है अंग्रेजों का बड़ा, एक 50 लोगों का एक दस्ता और 200 स्वतंत्रता सेनानियों के जत्था लेकर वो आते हैं। तो शुरुआती दिन इतने बुरे थे यहाँ के, तो ना तो उनको रहने का कोई ठिकाना था, कहाँ रहते, बारिश होती है तो वो खुले में रहते थे। कहाँ, वो चाथम में ही? हाँ, फिलहाल तो शुरुआत में तो उनको वहीं रखा गया। बाद में उनको लगने लगा कि चाथम में कोई पानी का कोई रेगुलर सोर्स नहीं था, तो उन्होंने फिर बाद में मई में पहले जल्दी उन्होंने अपना शिफ्ट कर लिया था बेस रॉस आइलैंड में, जिसको आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाता है, वहां पर अपना बेस शिफ्ट कर लिया था। लेकिन उसके फॉर्मल अप्रूवल वगैरह अंग्रेजों से आते आते उनको मई के आसपास लग गई थी। लेकिन हुआ क्या था कि उसमें कैदियों को भी शिफ्ट किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, उनको वहां भी शिफ्ट किया गया और उसको अपने अधिकार में लिया उन्होंने। फिर वहाँ पे अपना काम शुरू किया उन्होंने। और बाद में तो फिर धीरे धीरे उन्होंने एक एक करके वाइपर को 8 अक्टूबर को अपने अधीन ले लिया, वाइपर में। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ और ज़्यादा से ज़्यादा अमानवीय अत्याचारों का सिलसिला वहाँ भी शुरू हुआ, यहाँ भी शुरू हुआ। तो शुरुआत में जो ये लोग आए, तो सबसे पहले जो इनको सबसे बड़ी दिक्कत आने लगी वो थी यहाँ पर फ्रीडम फाइटर थे और हमारे जो कन्विक्ट्स थे, वो लोग यहाँ पे से भागना शुरू किया। यहाँ के हालात देखकर, यहाँ की इतनी दयनीय स्थिति थी, इतना बारिश होती थी, इतने और उनसे फिर दिन भर रात भर जंगलों में काम करवाना, जंगले कटवाना। और ये जो शुरुआती दस्ता यहाँ आया था, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने कलम और तलवार से अपनी बातें कही थी, अपने विचारों से लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने पूरे 1857 के
आज़ादी की लड़ाई को एक नई सोच दी थी। ऐसे लोगों के हाथों में उन्होंने पकड़ा दिए बड़े बड़े दांव तलवार। और कुछ ऐसे नाम बता सकती हैं आप, कुछ अगर आपके जहन में कुछ आता है तो? बहुत सारा नाम है जी। बहुत सारा नाम है जो बहुत आलिम फाजिल लोगों का है, और जिसमें एक है अल्लामा फज़ल खैराबादी है। फिर कुछ जो मुझे इनका बहुत अच्छा लगता है, मूसे सिंह जी का, जो बदोही से आए थे वो। हाँ, मूसे सिंह जी, और उनके साथ बहुत सारा एक दस्ता और आया था लोगों का, 8-10 लोगों का, जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारा अपना काम किया। यहाँ नमूनागर में बताते हैं कि उनके फैमिली के लोग भी थे। फिर क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादातर लोगों को वो मुग़ल बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से यहाँ भेजा गया था। और जितने भी हमारे जो नेता थे, जिन्होंने एक नई सोच दी थी, हमारे 1857 के जैसे भक्त खान थे, नाना साहब थे, फिर कुंवर सिंह थे। हाँ, इन सब के जो सिपा सलार थे, इन सब के लोगों के जो बंदे थे, उनके साथी थे, उन सबको भी अंडमान भेजा गया था। तो ये सब लोगों के यहाँ आने से एक वो अंडमान की ज़मीन में एक क्या कहेंगे, देशभक्ति का माहौल तो बना ही सबके जुटने से, लेकिन उन पर अंग्रेज़ों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी अमानवीय यातनाओं की। मुकेश्वर लाल जी और डॉक्टर रशीदा जी, ये अंडमान के इतिहास में बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा, समय की पाबंदी भी रहती है, तो हम फिर किसी और बार मिलेंगे और विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।